नमस्कार गोस्वामी जी। नमस्कार भाई प्रणाम। साहब, प्रणाम। आज आपका पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा आयोजित होने वाली 25वीं परिचर्चा में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हमारे जो साथी देश भर के इसमें जुड़े हैं और विदेशों के जुड़े हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि कोविड काल से माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से प्रारंभ हुई ये चर्चाएं पूरे देश में अपना स्थान बनाई हैं। जैसे कि पिछले 10 दिन पहले डॉक्टर संदीप मित्तल जी से कोविड के बारे में और कोविड की वैक्सीन के बारे में अफवाहें फैलाई गई थी, हमने एक सार्थक चर्चा की थी। आज उसी प्रकार एक देश के जाने माने कानूनविद, ख्याति लब्ध विशेषज्ञ, जिनका परिचय में हम जितना कहें उतना कम है, हम कई दिनों से अपने दर्शकों को उनका परिचय भेज रहे हैं। ऐसे श्रीमान आर एस गोस्वामी जी सेवा न्यास के प्रति हमेशा प्रेम रखते हैं, और उनका प्रेम यहाँ तक रहता है कि वो कहते हैं कि आज अपना बहुत सारा काम छोड़ के हमारे बीच में आए हैं। आज इस परिचर्चा में अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या उनको कोई असुविधा हो, वो अपने आसपास से प्रमोशन करके और इससे जुड़ जाएं। मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि टीम में जब ये चर्चा शुरू हुई तो अनेक लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज यह टीम पक्की टीम हो गई है, और हम कह सकते हैं आर एस गोस्वामी जी के दोनों बेटे भी बड़े होनहार अधिवक्ता हैं, वो भी शायद उनकी मदद कर रहे हैं। उन दोनों बच्चों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं अपने विषय पे आता हूँ गोस्वामी जी। बड़ी संख्या जी, में लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू में आप अपना वास्तविक उद्बोधन रखें, जिसमें जो कानून बनाया गया, उस कानून में भारतीय न्याय संहिता के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चर्चा विमर्श के बाद समितियों हुए कुछ सवाल आएंगे, वो भी हम पूछेंगे। गोस्वामी जी दिल्ली बार एसोसिएशन एनरोलमेंट हो रहे हैं लॉ प्रैक्टिस के लिए, वो भी सब जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों की तरह चिंता करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि स्वामी जी है एक छोटी सी जगह से प्रैक्टिस है, और वो हर छोटे वकील को, छोटे पक्षकार को प्रोत्साहित करते हैं और बताते हैं कि हमें किस तरह से उनकी मदद बीच में आ जाए। सवाल पूछे हम बाद में रखेंगे। नागरिक कानून, आपराधिक कानून, कारपोरेट कानून, ऐसे 36 सालों की आपकी सेवा है गोस्वामी जी। आज के मूल विषय पे आते हैं। नई भारतीय न्याय संहिता भारतीयों को सुलभ न्याय का मार्ग खोलेगा, ऐसा हमें बताया गया है। विश्वास से आप जानकार हैं कानून के, इस विषय पर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालें। कोई भी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहले मैं पंडित गणेश न्यास ट्रस्ट, जो कि आपके लिए मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आपके इस ट्रस्ट ने बहुत कम समय में केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक सुधार से संबंधित जनता की सेवा हर रूप में आपने दिल्ली से जाकर उस ट्रस्ट के माध्यम से की है। इस बात को केवल मैं नहीं कहता, पूरे देश के अखबार, इलेक्ट्रिक मीडिया इस बात का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि राकेश जी, आपने अपनी मेहनत से और आपने अपने अनुभव से, जो आपका 30 साल पुराना राजनीतिक अनुभव और बड़े से बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, हर कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी के साथ, इससे पूर्व जितने भी अध्यक्ष रहे, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी रहे, अमित शाह जी, सबके साथ आपने, और आरएसएस के बड़े से बड़े अधिकारी के साथ आपने काम किया, और उसका अनुभव आपने
इन काम के माध्यम से मैं इस बात के लिए आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, कहां तो आपका एक राजनीतिक क्षेत्र था और आपने यहां से राजनीतिक क्षेत्र से जाकर सामाजिक कार्यों में मेडिकल चेकअप, आज आप लीगल प्रोसेस पे आ गए जो कि आपका बिल्कुल विषय नहीं था, लेकिन आपने दुनिया भर से वकीलों को जोड़ा और आज इस चर्चा के माध्यम से पूरे देश और विदेश में अपने उन समस्त यूजर्स को, समस्त साथियों को और आम जनता के हित के लिए जो आज आपने प्रश्न किया है, मैंने भी अच्छी तैयारी इसके लिए कई बार इस पर सेमिनार में मैंने भाग ले चुका हूं, लेकिन चूंकि आपके माध्यम से है, सबसे पहले मैं गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ट्रस्ट में आपके दोनों माता पिताओं को, तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, उनके दर्शन भी मैंने किए, उनको मैं प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय दंड संहिता 1872 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर एक दंड संहिता बनाई थी कि यदि कोई हिंदुस्तानी कोई अपराध करेगा तो उसको ये सजा दी जाएगी। ये 1872 में आई, जिसके अंदर 511 सेक्शंस उन्होंने लगाए थे। अब इसी का रूपरेखा यहां से देखिए मिश्रा जी कि आज जो भारतीय न्याय संहिता जो आई है, इसका भारतीय न्याय संहिता न्याय के लिए बनाई गई है, उथी दंड के लिए। फर्क समझिए, मैं यही बात कहना चाहता हूं, उथी दंड संहिता हमारे लेजिस्लेचर की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे गृह मंत्री की सोच को देखिए कि हिंदुस्तान के आम नागरिक को सुलभ न्याय, और जो बने हुए सेक्शन थे जिनका आज के इस समय में कोई उपयोग नहीं था, उस सेक्शंस भी उसमें लगे हुए थे। 511 सेक्शंस के साथ हम आईपीसी को पढ़ रहे थे और उस पर एक्ट कर रहे थे, क्यों? वो दंड संहिता थी और ये न्याय संहिता है। तो पहले तो शब्दों का ही आप हेर फेर देखिए कि न्याय का मतलब न्याय दिलाना जनता को। और इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, उन्होंने हमेशा ही अपने भाषणों में ये बात कही कि न्याय जितना सुलभ होगा वो आम जनता तक पहुंचेगा। उसका परिणाम क्या निकला कि जब ये न्याय संहिता को 1 जुलाई 2024 में लागू किया जाएगा, तो जितने सेक्शंस हम अनर्गल पढ़ते थे उनको इसमें से रिमूव कर दिया गया। जब थे 511 सेक्शंस और अब उसमें से रिमूव करके इन्होंने 358 सेक्शंस को रखा, 113 सेक्शंस को हटा दिया जो कि हमारे किसी भी काम में नहीं थे, कॉइन्स से रिलेटेड थे, विदेशों से रिलेटेड थे, जो उस समय शासन में थे, उन्होंने अपने उस समय के आधार पर बनाए थे। अब इसमें मित्रा जी मैं जो बताना चाहता हूं, मेन परिवर्तन क्या आ रहा है, सुलभ शब्द क्यों कहा जा रहा है और न्याय क्यों कहा जा रहा है? यदि देश के अंदर किसी भी प्रकार की, सबसे पहले जो मैं आना चाहता हूं रेप पर, पूरे देश में बवाल मच जाता है। 2018 का केस आपके सामने, 2012 में जब वो कांड हुआ था निर्भया का, निर्भया मर्डर केस के बाद से पूरा देश उथल पुथल हो गया था। जल्दी पल्दी में जो भी था उस समय कानून बना, सजाएं हुई। आज इस न्याय प्रणाली की व्यवस्था से मैं देश के हर उस व्यक्ति तक, उस देश के नागरिक तक ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो हमारा मूलभूत, हमारी संस्कृत का जो श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है ईश्वर वहां निवास करता है। हम कानून बनाए और उसका उपयोग ना हो तो कोई फायदा नहीं। एक डर होना चाहिए समाज के अंदर कि नैतिकता क्या चीज है। हम कहते थे कि मनी हैज गॉन, नथिंग हैज गॉन, हेल्थ हैज गॉन, समथिंग हैज गॉन, और करेक्टर हैज गॉन, एवरीथिंग हैज गॉन। तो उस पर हमारी सरकार ने, मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, उन सेक्शनों को इसमें जोड़ा है, रेप के सेक्शंस को, जिनमें पहले सजाएं कि जो प्रोविजंस थे वे घटाकर घटे हुए थे, आज लाइफ इंप्रिजनमेंट तक पहुंच गए। लाइफ इंप्रिजनमेंट से हम डेथ तक पहुंच गए। 16 साल की बच्ची से नीचे से जो रेप होते थे, घुमा फिरा के उसको कंसेंट पर, नॉन कंसेंट पर ले आते थे, लेकिन आज उनमें डेथ, मिनिमम 20 इयर्स की सजाएं, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ, ये कई सेक्शंस इन्होंने रेप पर बनाए हैं। जैसे कि आप देखें 64, 65, ये सारे सेक्शंस रेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देश के अंदर मिश्रा जी उपलब्धि होगी
जब ये सेक्शंस लागू जी होंगे तो मैं समझता हूं जो दरिंदे हैं, जो समाज जी के घातक हैं, उन लोगों पर असर आएगा। जैसे आपने कई बार पार्टियों के कई बड़े-बड़े नेता इस बात को कह देते थे कि भाई ये तो बच्चे थे कर दिया, ये बात अब नहीं कह पाएंगे। हम्म, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति है, चाहे वो एक आम नागरिक है, आज उनको इस बात को कहने का मौका नहीं मिलेगा। और सजा का बहुत कठिन प्रोविजंस जिससे रूह कांपती है। जैसे साहब का इस पे आप गहराई से देखिए, मैंने बहुत पढ़ा इसको, इतनी इतनी सजाएं हैं। इवन मार्टियल जो कि पारिवारिक रेप में आता था कि भाई 16 साल से नीचे के यदि अपनी ही पत्नी के साथ किया हुआ कर्म है बिना उसके कंसेंट के, तब रेप की परिभाषा में आता था। लेकिन आज इवन 18 साल से नीचे की भी है, वो भी इस परिभाषा में आएंगे। गैंग रेप आए गए जिनमें मृत्यु तक की इन्होंने डेथ पेनल्टी इंपोज की जा रही है। इससे एक भय बनेगा नई जनरेशन में, इस बात का एक 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 भय पैदा होगा कि यदि हम ये एक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारा ये परिणाम निकलेगा। गैंग रेप जैसी चीज थी, उनमें डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ न्याय प्रणाली के सहारे से हमें रोज रोज कानून बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समाज में एक मैसेज जाएगा जब 1 जुलाई को ये एक्ट शुरू हो जाएगा, जब ये एप्लीकेबल होगा। मुझे तो सौभाग्य आपने दिया कि आज से कोर्ट बंद हो गई, दिल्ली हाई कोर्ट सारी अदालतें बंद हो गई। आज के बाद अब जुलाई में ही खुलेगा। अब जो ऑफेंस होगा जुलाई के अंदर वो इस एक्ट के अंदर आएगा। बहुत बढ़िया। एक बहुत बड़ा एक्ट में सेक्शंस आया इसमें, जो एक मॉब के द्वारा आदमी को मार दिया जाता था, कोई सजाएं नहीं होती मॉब थी। लिंच मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में तो इतनी बड़ी कन्विक्शन दे दिया इन्होंने, जो सेक्शन इन्होंने मॉब लिंचिंग का दिया है वो 103 है इस प्रक्रिया संहिता का। उसके अंदर कन्विक्शन लाइफ तक दे दी। पहले ये होता था किसने मारा किसने नहीं मारा, वो तो मॉब। तो ये सब चीजें इस सेक्शंस में आई हैं। एक इन्होंने सेक्शन टेररिज्म एक अलग से ऐड किया है। पहले टेररिज्म की अलग परिभाषा थी, अब तो इवन यदि हिंदुस्तान की करेंसी को भी आप हस्तक्षेप करोगे, कोई गलत काम करोगे, उससे देश के आर्थिक स्थिति पर भी नुकसान होगा, वो भी टेररिस्ट की परिभाषा में आता है। तो मैं एक समझता हूं कि पूरे देश से जो सलाह ली गई, पूरे देश ने अपनी अपनी सलाहें दी गई, वो सारी इन सेक्शंस के अंदर समाहित हैं। अब आपको देखो मैं बताता हूं, जो हमारा मर्डर केस थे सर, 302 को 103 में बना दिया गया। 304 ए जो रोड एक्सीडेंट के केस थे, जैसे आप देखो कि कोई मार के चला गया हिट एंड रन, कोई सजा नहीं थी, 2-2 साल की सजा थी, आज उसमें सजा का कन्विक्शन रेट बढ़ा दिया गया, 5 साल कर दी गई। 304 बी डॉरी डेथ जो पहले सेक्शन ये भी ऐड हुआ था हमारे आईपीसी के अंदर, इसको 80 कर दिया गया, सेक्शन 80 है। 306 अबेटमेंट टू सुसाइड 109 कर दिया गया। बहुत सेक्शंस को जिस तरीके से, एक सबसे बड़ा एक काम इसमें और हुआ, जो जेंडर की परिभाषा थी मेन और वुमेन, उसके साथ उनको भी जोड़ दिया गया, थर्ड को भी जोड़ दिया गया, वो भी इस परिभाषा के अंदर आएंगे। थर्ड जेंडर भी जोड़ गए। एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जो एक अननेचुरल ऑफेंस बनता था मैन टू मैन, उस सेक्शंस को इसमें से हटा दिया, रिमूव कर दिया गया है। ये आम जनता तक पहुंचनी चाहिए बात। यदि किन्हीं सेक्शंस में पनिशमेंट बढ़ाए गए हैं तो जो चीज निकाली जा सकती थी वो सरकार ने निकालने का पूरा प्रयास किया है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो अंतर्गत सेक्शंस थे उनको इसमें से रिमूव किया है। जिन सेक्शन में पनिशमेंट कम थे उन सेक्शंस में पनिशमेंट बढ़ाया गया है। जो हीनियस क्राइम बनाने थे, रेप को हीनियस क्राइम की परिभाषा में लिया गया है, जो कि समाज के हित में भी है, देश हित में भी है और प्रोटेक्शन में भी है। एक सेक्शन और लगाया सर बड़ा जबरदस्त, कि जो कहते थे कि लड़के लड़कियां मिलते थे और कहते थे कि भाई हम दोस्त हैं, लेकिन यदि लड़की ये कहती है कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ इसने गलत काम किया है, रेप किया है, तो वो रेप की परिभाषा में आएगा।
तो बहुत कठिन, ऐसा नहीं है, मतलब ह्यूमन से जुड़े हुए जितने क्राइम हैं, लेडीज से जुड़े हुए जितने क्राइम हैं, उन पर इस न्याय प्रक्रिया संहिता में, इस न्याय संहिता में बहुत कुछ बदलाव किया गया है आईपीसी से अलग हटकर। और जी। कोई बात पूछनी है तो मुझे बताएं आप। गोस्वामी जी, जैसे अभी आपने कहा 3 नए कानून इसमें भारत सरकार ला रही है और 1 जुलाई से लागू होंगे। उनमें सबसे पहला तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको सिक्योरिटी शब्द दिया है कि पब्लिक को नागरिक सुरक्षा मिले। और दूसरा है इंडियन एविडेंस कोड था, उसकी जगह दिया साक्ष्य अधिनियम। अभी क्या होता था कि हमने कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान देखा कि गोली चली, सब लोग मानते हैं, केस इतना लंबा चलता था कि गवाह मर जाते थे, बदल जाते थे। क्या इस नए कानून में साक्ष्य अधिनियम में फॉरेंसिक बातों को बहुत ज्यादा लिया गया है? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे पहले देखो, इस बात में तो कोई, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, जब 1872 में बना था तो उस समय तो ना तो व्हाट्सएप चैट थे, ना इंस्टाग्राम थे, ना फोन थे, तो उस समय तो कोई भविष्य नहीं था कि ऐसा होगा। अब ये एविडेंस की कैटेगरीज में आते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी पे बोलते बोलते राजनेता लोग 1 मिनट पहले कुछ कहते हैं, 5 मिनट के बाद मना कर देते हैं कि जी मैंने कहा ही नहीं। अब नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग है उसकी। व्हाट्सएप चैट है, एक फर्स्ट कैटेगरी का एविडेंस हो गया आज। पहले व्हाट्सएप चैट को डिलीट, अभी एक मुकदमे में मैं डिस्कशन कर रहा था कि एक ने मैसेज भेजा, उसने डिलीट मार दिया। अब उसके डिलीट मारने से कुछ नहीं हुआ, उसने फोटो खींच लिया उसका पहले। तो ये सब चीजें अब क्राइम की परिभाषा में आएंगी। जो व्हाट्सएप चैट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यदि आप उस पर कोई चीज डाल रहे हो और आदमी ने उसको रिकॉर्ड कर रखा है, रिकॉर्डिंग है, तो साइंटिफिक टेक्निकल युग है, ये सारी चीजें साक्ष्य अधिनियम के अंदर, यदि आदमी उसका ओरिजिनल प्रूफ देता है, अपना मोबाइल जमा कराता है, अपना पेन ड्राइव में उसको देता है, तो मैं समझता हूं कि इससे जजेस को भी न्याय करने में सुलभ होगा, समझने में सुलभ होगा। जो हमारी लेबोरेटरीज हैं उनको भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले आदमी कहते था, आपको याद हो कि मेरी आवाज ही नहीं है। अब ये सब चीजें इतना आसानी से, जो मुलजिम है, एक्यूज है, वो नहीं बच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। इसमें से मुझे एक चीज लगती है कि आजकल हम फोन से भी हो गए, टेक्नो से भी हो गए, बहुत सारी टेक्निक नई नई आ गई। तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आईटी एक्ट के तहत जोड़ेंगे या इसी में आएगा? और अपने दर्शकों को आप जरूर बताइए कि बेटा बच्चों, ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हें मुसीबत है, क्या सावधानियां रखना चाहिए? देखिए, सावधानी का जहां तक सवाल है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मित्रा जी, कि आज के युग में जितने भी बच्चे हैं, आप देखिए कि इवन न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं व्हाट्सएप चैट पर, और ये भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था। कई बार हम लोग थ्रेट्स कर देते हैं, धमकियां दे देते हैं कि हम तुझे देख लेंगे। अब जनरल आपने थ्रेट्स किया तो उसमें तो पहले 506 की धारा आती थी कि भाई इसने मुझे थ्रेट्स किया। लेकिन आज यदि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं किसी को और उस पर उसको आप थ्रेट्स कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो साइबर क्राइम पहले नहीं था, आज साइबर क्राइम की कैटेगरी में आ गई। 10 साल तक की सजा है सर। मैं नई जनरेशन से ही कहना चाहूंगा कि जो हम आजकल बच्चों को, और इसमें एक टेक्निकल और बात है, कई बार इससे भी बचना चाहिए बच्चों को कि मेरे मोबाइल से, मोबाइल मेरा है, उसको हैंग कर लिया आपने, और करने से मेरे से आपने मैसेज डाल दिया, अपना मेरा हाँ। मैसेज अपने आप को ले रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं जब साइंटिफिक इसका क्लैरिफिकेशन होगा या इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो पकड़े जाएंगे। तो मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि इन चीजों को अच्छे कार्य के लिए उपयोग करें, ना कि कोई क्राइम से रिलेटेड, ना किसी, जैसे बैंकों में आदमी कहते कुछ नहीं होता, कोई नहीं पकड़ा जाता। अब आपने देखा सीसीटीवी फुटेज कितना हो गया, जो 1 सेकंड में पकड़ा जाता है, आदमी की लोकेशन पकड़ी जाती है। पहले हम विदेश में जाते थे, मैं 2007 में जब अमेरिका गया, तो वहां जब हम कार के अंदर बैठे तो उसने अपना चला दिया कार के अंदर। तो हमने कहा भाई तुम ऐसे कैसे चला रहे हो? बोले इसी से पहुंचेंगे। और हमें बड़ा मजाक लगता था, कहां से आ रही है ऐसी। लेकिन आज इंडिया के अंदर देखिए कि आदमी चलता बाद में, पहले गाड़ी में सबसे पहले अपना फिट करता है कि मुझे कहां जाना है, किस जगह पे पहुंचना है।
तो ये सारी गूगल चीजें लोकेशन, जितनी टेक्निकल चीजें हैं, जहां ये पॉजिटिव है सर, वहां नेगेटिव भी है। पुलिस को तुरंत पता लग जाता है आप किस लोकेशन के अंदर हो। आपका मोबाइल खुलते ही पता लग जाएगा आप कहाँ हो। आप क्राइम करके कहीं नहीं भाग सकते। आज पुलिस कितनी जल्दी ट्रैक कर लेती है। और इस कानून को आने से ये सब चीजें सुलभ होंगी। अब ये आदमी नहीं कह सकता साक्ष्य अधिनियम के अंदर या न्याय प्रक्रिया संहिता के अंदर, जो हम जिसे हम सीआरपीसी कहते थे, उस प्रक्रिया के तहत जो सुलभ है, जिससे इजी से इजी, जल्दी से जल्दी क्राइम को डिटेक्ट किया जा सकता है। पहले सालों केस चलते थे, लेकिन यदि कोर्ट के पास आज की डेट में एविडेंस है तो कन्विक्शन का रेट बढ़ेगा, ट्रायल का रेट घटेगा। एक और सबसे बड़ी बात रहेगी जो मैं बताना भूल गया, मीडिया पे भी कंट्रोल किया है। मीडिया पे क्या कंट्रोल किया है कि कोर्ट में अभी रेप का केस चल रहा है, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, और एक सेकंड इसका सेक्शन है सर 73, बड़ा जबरदस्त सेक्शन है सर। मैं जरा दर्शकों को भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया वाले सारी बताइए बताइए। हाँ, बताइए। 73 सेक्शंस है, मैं आम जनता को भी बताना चाहता हूँ, पढ़ के सुनिए सर। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर relating to the court proceedings without permission। बहुत बढ़िया, ये इतना बढ़िया सेक्शन आया। whenever prints or publishes any matter in relation to any proceedings before a court with respect to an offense referred to in the section 72 without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment either detention for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। जो रेप से रिलेटेड है, विक्टिम से रिलेटेड है, जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है 72 सर, 72 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कानून कहता है कि विक्टिम के जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मीडिया वाले क्या करते हैं कि जैसे अदालत में कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ अभी तक, कोर्ट केवल सबमिशन लिखा रहा है, कोर्ट में अभी सबमिशन पूरा नहीं है, और टीवी आज तक 1 सेकंड में उसकी सजा हुई, उसके लिए कोर्ट ने ये कहा। अभी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, अभी अदालत में केवल वकील ने अपनी बात कही है, फिर प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात कही है। तो इस पर रोक लगाई गई है और 2 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तब इतनी छूट दे दी है इनको कि ये बेलेबल कर दिया है, नॉन बेलेबल है, बेलेबल, हाँ, इसको कॉग्निजेबल कर दिया, जमानती अपराध कर दिया है कि उनको जमानत मिल सकती है इमीडिएटली। लेकिन मीडिया पर भी उन्होंने अंकुश लगाया। धन्यवाद गोस्वामी जी। अभी हमें दर्शकों के सवाल मिलने शुरू हो गए हैं। एक दर्शक हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से जुड़े हैं। इनका कहना है कि अभी पुलिस का काम आसान हो गया है। पहले पुलिस जो है कुछ मुखबिरों पर निर्भर रहती थी, इसलिए अपराधी पकड़े नहीं जाते, लेकिन साक्ष्य जुटाने में देश भर में फॉरेंसिक लैब बनाई जा रही है। सरकार का ध्यान कानून को मजबूत करने के लिए उसको फॉरेंसिक लैब बनाना, फॉरेंसिक जुटाने के लिए भी काम किया जा रहा है। और अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी पूरा अपराधियों की सुनवाई हो रही है। तो जो जेल से और कोर्ट में आते जाते लोग भागते थे, अपराध कर जाते थे, उस सब पे भी क्या इस कानून में लगाम लगेगी? 2 बात, बहुत अच्छी बात कही है। एक तो मैं तो बहुत समय पहले से इस बात के फेवर में था कि जो हीनियस क्राइम है, जो क्रिमिनल को लाने में 4-4 गाड़ियां लगाई जाती हैं, सिक्योरिटी लगाई जाती है, कई बार आपने केसेस देखे सिक्योरिटी में गोली मार जाते थे, आने के बाद कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर गोली मार देते थे। आज उन लोगों पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी अपीयरेंस कराई जाती है, और अपीयरेंस कराकर उनको जेल में वहीं के वहीं, तो कितना पैसा गवर्नमेंट का बचा, कितना आम जनता इससे बची, कितनी फोर्स बची। वीडियो सेकंड, पहले वकील, मैं एक और इसमें जोड़ देता हूं, हमारे वकील साहब जो हमारे काउंसिल से जनरली कहते थे हम आने में असमर्थ हैं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कहीं भी पर बैठे हो, जैसे आज और हम और आप चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश नहीं, पूरा अब्रॉड तक आपका मैसेज जा रहा है, पूरे विदेशों में हमारी ये चीज पहुंच रही है, तो कम से कम आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही तो फायदा है। तो जब इतना टेक्निकल हो गया, तो मुलजिमों को लाने में करने में केवल 1 सेकंड लगती थी सर, कि 14 दिन का एक जुडिशियल रिमांड होता है कि हर 14 दिन के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए। तो उसमें क्या होता था कि जब गाड़ी चलती थी, हीनियस क्राइम वाले लोग थे, उनके साथ उतनी ही सिक्योरिटी चलती थी, तो उस सिक्योरिटी से बचे आप, समय से बचे,
मुलजिम का जो भागने का डर था, कई बार आपने देखा कितने केस में, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, जो मुलजिम भाग गए पुलिस कस्टडी से, अदालतों से भाग गए। वो सब चीजें इस न्याय प्रक्रिया के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से उन पर भी लगाम लगेगी और इससे देश का ही नहीं समाज का भी हित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और दर्शक ने हमारे सवाल पूछा है मध्य प्रदेश में सतना से। वो पूछ रहे हैं कि अभी जो नया कानून लागू हो रहा है, तो हमारे थाने पुराने हैं, पुलिस पुरानी है, हमारी व्यवस्थाएं बहुत पुरानी हैं, तो क्या इनकी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था, इनके लिए कोई नए ढंग से एफआईआर लिखने की व्यवस्था? मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक लिस्ट जारी की है कि कई उर्दू शब्द इतने कठिन हैं जो रिपोर्ट में पुलिस की लिखे जाते थे। अब उन्होंने हर शब्द के बदले में क्या शब्द लिखा जाना, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने शब्दावली निकाली है। और क्या ऐसा प्रयोग पूरे देश भर में हो रहा है कि आम भाषा में लोगों को एफआईआर की कॉपी मिल सके? आपको याद हो सर कि इस वर्ष 15 अगस्त पर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये कहा था कि मैं अपने देश के चीफ जस्टिस को धन्यवाद करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की उस बात को माना कि जो न्याय प्रणाली में केवल इंग्लिश में कार्य होता था, जो ऑर्डर है जिस प्रांत का जो लैंग्वेज है उस प्रांत में वहां का निर्णय उपलब्ध होना चाहिए। तो शायद आपको याद हो ये 15 अगस्त बहुत पर बड़ा निर्णय है। तो एक बार जोरदार प्रधानमंत्री और न्याय व्यवस्था के लिए ताली बजा के स्वागत करना चाहिए। और बड़ी गहराई से चर्चा हुई है संसदीय समितियों में। इस कानून में पिछले 2 साल से चर्चा हो रही थी और उसके बाद एक कानून लाया गया। तो मुझे लगता है गोस्वामी जी कि ये फुल प्रूफ कानून बना है शायद। फुल पुलिस कानून है। और देखिए इससे क्या होगा कि जो रोज रोज हम कहते थे महिलाओं को लेकर, देखो मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, घूम फिर करके महिलाओं का ये अपराध हो गया, महिलाओं 16 साल की का 18 साल, सबको क्लेरिफाई कर दिया उन्होंने। जो जैसा अपराध करेगा उस लेवल का उसको दंड मिलेगा इस प्रक्रिया के तहत, इस एक्ट के तहत। बहुत बढ़िया। और रोक एक लगेगी, हमारे गैंग इनमें रोक लगेगी। जो जो एक और रह गया, जो मर्डर मिलकर करते हैं लोग, उनके लिए भी स्पेसिफिकली इसके अंदर, जैसे मॉब लिंचिंग की हम और आप बात कर रहे थे, और भी कितने सेक्शंस हैं जिनमें उन्होंने रेस्ट्रेन किया है, रोकने की कोशिश की है। एक हमारे दर्शक गुड़गांव से पूछ रहे हैं संजीव जी। वो कह रहे गोस्वामी जी का पर्चा मैंने जो आपने भेजा था पढ़ा, तो उसमें आ, वो वैवाहिक कानूनों के बड़े विशेषज्ञ हैं। अभी तक 25,000 तलाक करा चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि नए ये साक्ष्य अधिनियम, न्याय संहिता, दंड संहिता, इन सब में क्या आम आदमी को विवाह कानूनों में कई बार ऐसा लगता है कि पुरुष को भी प्रताड़ित किया जाता है, महिला है तो उसका पक्षपाती होता है। क्या इससे कुछ उसमें भी सुधार आने की संभावना है कि नहीं देखिए, पुरुष भी उसका तो जहां तक पूरे सवाल है, परिवार को दहेज कानून में फंसा इस के पर तो मैं और भड़का सरकार दिया से, जाता है? नहीं उसके लिए तो एक कानून पहले आ चुका है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि ऐसे आप डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती, उसमें 41 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाता है और 7 ईयर्स तक के जो इम्प्रिजनमेंट थे, जो सजाएं थी, उनमें गिरफ्तारी की। अब देखिए कोर्टों में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मैक्सिमम केसेस में अब जमानतें लगनी बंद हो गई हैं, डायरेक्ट नॉट अरेस्ट करके पुलिस डायरेक्ट चालान दाखिल कर देती है। तो उसके लिए तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि सरकार सुनती है तो एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि वैवाहिक विच्छेद के जो नियम आज तक चल रहे हैं, जो हमारे इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंदर है, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, उसमें भी परिवर्तन मांगती है कि यदि कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से सेपरेट रह रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, और उसके बावजूद कोर्टों में भी चलते चलते उनको 3-3, 4, 5-5 साल हो गए, तो कम से कम कोई ना कोई प्रोविजन ऐसा जरूर आना चाहिए कि उस तरीके के संबंध विच्छेद करने के लिए अदालतों को एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे कम से कम दोनों पक्षों की जिंदगी और उनसे पैदा किए हुए बच्चों की लाइफ खराब ना हो। तो कुछ कानून की अमेंडमेंट सरकार में हो सकता है कि नेक्स्ट इन 5 सालों में, यदि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी बनते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस तरफ भी इनका ध्यान जाएगा। क्योंकि इस कानून के पहले मैं मिश्रा जी आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने वकालत शुरू की थी, मात्र 2 जज दिल्ली 30 हजारी के अंदर होते थे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के। आज देखिए दिल्ली में इतनी अदालतें हैं, कितने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, और कोई वकील दुनिया ऐसा नहीं है दिल्ली का या हिंदुस्तान में जिसके पास मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ना हो।
तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत बढ़ रहा है, तो कम से कम इसमें भी कोई रेस्ट्रेन करने की जरूर आवश्यकता है और इसमें भी कानून लाने की भी जरूरत मैं समझता हूं आना चाहिए। सालों साल लोग धन्यवाद लड़ते गोस्वामी। रहते हैं। विनोद गोस्वामी मैट्रिमोनियल को कही। इसी प्रकार एक दर्शक इंदौर से पूछ रहे हैं श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जी। वो कह रहे हैं कि गोस्वामी जी से पूछिए कि आजकल SC/SC एक्ट की भी दुरुपयोग की बात होती है, क्या इस कानून में उनको भी कहीं टच किया गया है? नहीं, SC एक्ट पे तो आपको याद हो एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, उसके बाद लेजिस्लेचर ने उसमें फिर कानून को सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल किया गया था, आपको याद हो तो। उसमें सुप्रीम कोर्ट जी का एक जजमेंट आया था बीच में और उसके बाद फिर वो लेजिस्लेचर ने दोबारा से फिर उसको क्लियर करके भेज दिया था, तो उस पर मैं नहीं चाहता कोई भी शब्द इस स्टेज पर बोल पाऊं। धन्यवाद। एक हमारे लोगों का कहना है कि आज से कोर्ट बंद हो गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे राज्यों के हाई कोर्ट हो, और अब आप जब आप मिलेंगे फिर से या फिर से जगेंगे तो उस समय आपको नई कानून की धाराओं के तहत बहस करना शुरू होगी। तो क्या इस विषय में हमारा लीगल डिपार्टमेंट, लॉ संस्था, इन्होंने कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था की है? क्योंकि सबसे पहला काम FIR लिखने का तो पुलिस का काम होता है। क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है? इसका भी बता दूं, अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में डेली सेमिनार हो रहे हैं, इस पर कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट जी कोर्टों में सेमिनार हो रहे हैं, और मैं समझता जी हूं कि सरकार भी कई जगह, अभी हमने पीछे 30,000 में कार्यक्रम किया था, तो जगह जगह इसके सेमिनार हो रहे हैं, और हम तो कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो बार काउंसिल दिल्ली का मेंबर हूं और पिछले 20 साल से बार काउंसिल का चुनाव जीतता आ रहा हूं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको नेशनल लेवल पर हम इस एक्ट के लिए कोर्टों को खुलते ही कोई ना कोई बड़ा सेमिनार हम इस पर रखें, जिससे कि आम जनता और आम एडवोकेट को भी इस जो नया कानून आया है, पहले तो वकील को इसका ज्ञान होना जरूरी है, फिर पुलिस को इसका ज्ञान होना जरूरी है, फिर जनता को इसका ज्ञान होना जरूरी है, तो जरूर कोशिश धन्यवाद। करेंगे। और आपकी भी हमने सरकार में बहुत, आपकी भी सरकार में चलती है, आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि सरकार भी इस तरीके के कानूनों पर सेमिनार जरूर चलाएं। हम गोस्वामी जी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सामाजिक सरोकारों के विषय को ही लेके चलता है। हमारी इस परिचर्चा को हमारे यंग एडवोकेट संकल्प मिश्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो बैठे हैं, वो भी अभी अभी वकालत शुरू किए हैं, और ऐसे पूरे देश भर में उनकी वकीलों की टीम है जो काम कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें कुछ लोग नीचे की अदालतों में, जैसे हमारा सतना जिला मुख्य कार्य क्षेत्र है, सतना, अमरपाटन, रामपुर, मैहर, नागौद, चित्रकूट, ऐसे बहुत जगह के वकील लोग आज आपके साथ चर्चा में जुड़े हैं, और जो अभी नहीं जुड़ पाए होंगे किसी कारण से, क्योंकि आपने जो कहा इस समय टीवी पे एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं जिससे हमारी चर्चा हो रही है, तो टीवी पे एग्जिट पोल के तहत NDA की बढ़त दिख रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित होंगे और फिर से नए नए कानूनों में सुधार होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही है कि सब दंड प्रक्रिया संहिता, न्याय संहिता, ये सब जुड़ गई है। इसमें बेल वगैरह के प्रावधान में कुछ चेंजेस किए हैं क्या? जमानत? जमानत का जहां तक सवाल है, इसमें कोई कहीं प्रोसीजर नहीं है, ना कोई इसमें कोई छूट दी गई है। ये तो और उल्टा, जब किसी केस का पनिशमेंट ज्यादा होगा तो उसमें जमानत के चांस तो बहुत कम हो जाएंगे। तो हाँ सर, जमानत के चांस कम हो जाएंगे, मतलब सरकार ने कठोरतम कानून की तरफ जा हाँ रही है। कठोर है, क्यों? यदि जमानत ही हो गई तो फिर तो वो कानून का महत्व तो खत्म हो गया ना। यदि किसी में डेथ सेंटेंस तक है, उसमें अब जमानत इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली जी के राजनेता कितने जेल के अंदर है, कहाँ जमानत हो पा रही है? वो कानून के तहत की बात है, कानून कर रहा उसके नहीं लिए तो होता। तो उसके लिए तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक की तरफ जो है लोग जा रहे हैं। नहीं, मैं मेरा एक आपसे, जनता को, मैं नहीं, मैं जनता को ये माननीय, बताना चाहता हूँ, जनता को ये बता जी देना चाहता हूँ कि एक तरफ हम राजनीतिक, जब जमानत, जब कोई फेवरेबल जजमेंट आता है, कोई भी व्यक्ति है, तो कहता है कि आई बिलीव इन द कोर्ट, आई बिलीव इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब कोई फेवर का जजमेंट नहीं आता, कोई भी सरकार, देखो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार किसी को जेल नहीं भेज सकती। कोई भी सरकार यदि पुलिस का दुरुपयोग करके भेज भी देती है, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई, लेकिन भीतर जाने के बाद ये बिल्कुल झूठ है कि अदालतों को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। वहां ना मंत्री की कोई फर्क पड़ता है, ना प्राइम मिनिस्टर का फर्क पड़ता है, ना वहां विधायक का फर्क पड़ता है, ना वो कितना बड़ा देश का बड़ा वकील है। उसका आपने देखा होगा, बहुत उदाहरण है, मैं आपके चैनल पर बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जो देश के वित्त मंत्री तक रहे, देश के बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ तक रहे हैं, वो लोग तक भी जेल गए हैं। तो यदि कानून में, वो तो खुद जानते हैं, यदि कानून में हमने कोई अपराध नहीं किया
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं है। हाँ, एक 420 के मुकदमों में भी बड़ा हेरफेर किया है, तो यदि हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं होगी तो अदालत जमानत क्यों नहीं देगी? लेकिन यदि हमारे पास एविडेंस नहीं होगी और हम इस बात को सरकार पे थोपेंगे कि सरकार के प्रेशर से ऐसा हो रहा है, मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। धन्यवाद गोस्वामी जी। एक हमारे दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल किया है, हरिद्वार से वो पूछ रहे हैं, मनोज गुप्ता जी। उनका कहना है कि क्या जस्टिस डिले हो रहा है, अदालतों में भीड़ लगी हुई है और कानून की प्रक्रिया लंबी है, क्या आम गरीब आदमी को कहीं सस्ता और सुलभ न्याय पाने की कोई व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, झूठ है ये। क्योंकि न्याय प्रक्रिया का जो सिस्टम है, अब आप देखिए अदालतों की, आज आप एक मुकदमा डालते हैं कोर्ट में, एक मान लीजिए कोई भी केस डालते हैं, तलाक का मुकदमा आपने फाइल किया, जिसकी आज डेट आएगी नवंबर में, अक्टूबर में, तो कहां से न्याय मिलेगा उसको? उसके तहत केवल आज से नहीं, हर जगह अदालतें बढ़ाई जा रही हैं, जजेस की संख्या बढ़ाई जा रही है, और सरकार को एक काम जरूर करना पड़ेगा कि केसेस की लिमिटेशन जरूर करनी पड़ेगी आगे चल के, कि इतने समय के अंदर केस का निर्णय होना सुनिश्चित हो, तब जाके किसी गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सकेगा। ये निश्चित है कि इवन हमारे बहुत सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर होते हैं, चीफ जस्टिस, तब कहते हैं कि न्याय बहुत महंगा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई मतलब इसको हम हटा नहीं सकते। न्याय की प्रक्रिया इस तरह की है, जब आप देखिए एक एक अदालतों में यदि एक दिन में 80-80 मुकदमे लग रहे हैं, तो जुडिशियल अफसर भी क्या करेंगे? जब तक जनसंख्या के हिसाब से अदालतें नहीं होंगी, जनसंख्या के हिसाब से जजेज की संख्या नहीं होगी, जनसंख्या के हिसाब से प्रक्रिया नहीं, थाने नहीं होंगे, जनसंख्या के हिसाब से प्रोसीजर नहीं होगा, कोर्टें नहीं होंगी, तो न्याय कहां से मिलेगा? ताकि ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए आज के टाइम में लीगल एड बना रखी है, एमिकस क्यूरीज बना रखी है सरकारों ने, बहुत करोड़ों रुपया इस पे आता है, जिसमें लीगल एड के वकील खड़े होते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन जितनी जनसंख्या है उसके मुताबिक, जितने केसेस हैं उसके मुताबिक तो अदालतें आज भी नहीं है। जबकि कितनी बाइफरकेशन हो गया, दिल्ली में देखो कितनी अदालतें हैं, उसके बावजूद भी आप देखो भीड़ लगी होती है, हर अदालत में 1-1 लाख आदमी रोज पेश हो रहा है। और अदालतें भी, मैं समझता हूँ सरकारें भी जगह जगह पे नई नई अदालतें बनाती चली जा रही है, लेकिन जनसंख्या जब नियंत्रण नहीं होगी, जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, तब तक चाहे तुम कितना भी गरीब आदमी को कहां से न्याय मिलेगा बताइए आप? महंगा न्याय प्रणाली हो गई, हर हर आदमी चाहता मैं बड़े से बड़ा वकील करूं, जब बड़ा वकील करेगा वो बड़े पैसे लेगा, तो सुलभ न्याय तो नहीं मिल पाएगा उसको। धन्यवाद। एक हमारे बड़े अच्छे दर्शक हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका कानून का नहीं है। वो कह रहे हैं आज हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी बहुत सारे जजेस की प्रक्रिया हो गई। कहीं ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कहीं डीआरटीए है, कहीं पे जो है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है। इन सब के प्रक्रिया के बावजूद भी हमें न्याय में देरी हो रही है, इसका कारण क्या है? वही बात आ गई सर, मैं वही बात बड़ा साफ कर देता हूँ। सबसे बड़ा कारण है, देखो इससे भी ज्यादा एक चीज और जोड़ दो, आज मीडिएशन बहुत काम कर रहा है। मैं पूरे देश के मीडिएटर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्या ज्यादा से ज्यादा जितने भी मुकदमे हैं जो मीडिएशन के तहत आते हैं, वो मीडिएशन के माध्यम से बहुत ज्यादा से ज्यादा मैटर निपटाए जाते हैं, जो कोर्ट की प्रोसीजर को बहुत कम समय के अंदर खत्म कर देते हैं। कोर्ट, हर अदालतें ही चाहती हैं कि ये केस मीडिएशन में जाए और वहां जाने के बाद यदि मैटर निपट सकता है तो इसको निपटा दिया जाए। लेकिन यदि दो पक्षों में से एक पक्ष हमेशा डिले चाहता है, दो पक्षों में से एक पक्ष हमेशा डिले चाहता है, मित्रा जी, जो दो पक्ष हैं जी, जो आप बात कर रहे हैं, दो पक्ष हैं, उनमें से एक पक्ष तो न्याय चाहता है और एक पक्ष डिले चाहता है। डिले होगा तो उसको सजा नहीं मिल पाएगी। हाँ, तो इसमें ये कहना बड़ा विचित्र सा है, जैसे यदि गुंजाइश होती है तो आज हर अदालत, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे की तबके तक की अदालत, हर अदालत कोशिश करती है कि पहले मैटर शुड बी रेफर टू द मीडिएशन सेल। इवन क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में भी कोई कंप्लेंट जाती है, कोशिश होती है मीडिएशन में जाओ। पुलिस स्टेशन में कोई जाता है, हर आदमी कोशिश करता है मैटर निपटाओ। यदि उनके मैटर चलते हुए निपट जाते हैं
तो मैं अच्छा ही समझता है। हूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड। 2023 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक 78 केस मैंने निपटाए। 78 केस नहीं, 78 पार्टीज के केस, जिनको आप गुणा कर दीजिए कम से कम 7 मुकदमों से। 5 और 7 के बीच में एवरेज आता है, करीब बने 400 मुकदमे एक साल में जी निपटा दिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठाया, पार्टी को समझाया। यही काम समाज के लोग भी करें जो प्रश्न पूछ रहे, यही काम वकील करें, यही काम जुडिशियल अफसर करें, यही काम मीडिएशन करें। सारा काम तो जज नहीं कर सकता। कुछ काम हमें बहुत आपसी रजामंदी से भी, हम कहते हैं आपने कहा न्याय नहीं, छोटी सी बात हुई, अड़ोसी है, पड़ोसी ने एक नाली को लेकर मुकदमा दायर कर दिया, तो समाज की भी जिम्मेदारी है, दोनों पक्षों को बैठाओ। कार गाड़ी लगाने की पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया, सिर फूट गया, समाज की भी जिम्मेदारी है। अदालतों में उसमें किसको गरीब कहोगे, किसको कहोगे न्याय नहीं मिला? तो केवल एक ठीक। हम अदालतों से अपेक्षा रख सकते हैं, ये निश्चित है। जब तक अदालतें जनसंख्या के हिसाब से नहीं होंगी, अदालतें नहीं होंगी, जजेज नहीं होंगे और टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं होगा सर, ये निर्णय लेना पड़ेगा लेजिस्लेचर को कि समयबद्ध तरीके से। जैसे अब आजकल आपने देखा होगा कई केसों में, रेप के मुकदमों में राजस्थान में 1 हफ्ते के अंदर सजा हो गई। 1 जी हफ्ते में चार्जशीट दाखिल हुई, सजा हो गई 1 हफ्ते में। एक अभी पीछे केस था जिसमें डे और नाइट, मतलब दिन में डेली लगातार एविडेंस रिकॉर्ड करके कन्विक्शन कर दिया। तो ये सबके लिए तो नहीं हो सकता ना सर। जी। 2 पक्षों में से एक पक्ष का वकील तो यही चाहेगा कि उस पक्षकार कहेगा जी मेरे में तो देख लो कैसे भी किसी तरीके से। गोस्वामी जी, एक हमारे सतना से दर्शक हैं राजेश त्रिपाठी, वो कह रहे हैं विवाद से विश्वास। गोस्वामी जी बहुत अच्छे ओरिएटर हैं, अच्छे वकील हैं, वृंदावन की भूमि से आके दिल्ली में झंडा गाड़ के 25,000 परिवार को न्याय दिला दिए हैं। तो क्या विवाद से विश्वास का भी कोई कॉन्सेप्ट आपके विचार में हो तो जरूर बताएं। विश्वासम फलदायकम, विश्वास का मतलब होता है कि यदि इंसान अपने मन में बहुत बढ़िया। ये धारणा ले ले कि भाई मुझे, मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अन्याय की जो प्रक्रिया है, उसका जो पनिशमेंट का ढंग है, यदि एक आदमी सामने वाला कह देता है कि मैं तो भाई मैं तो माफी मांगना चाहता हूं, एक आदमी कहता है नहीं 10 दिन जेल जाए, एक आदमी कहता है नहीं इसके 2 साल की सजा हो, यदि ऊपर वाले में आदमी विश्वास करता है तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्ति उसके सॉरी करने से भी अपने केस का निपटारा कर सकता है। ये विश्वास है। आदमी ये अदालत में विश्वास करता है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, तो जरूर मिलेगा। गोस्वामी जी, इसमें कहता हूं मैं, हमारे पूज्य पिताजी पंडित गणेश प्रसाद जी मिश्र उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था चलती थी और सरपंच व्यवस्था लागू थी। मुझे खूब जो पता है। छोटे छोटे जो जो खूब अच्छी तरह न्याय प्रक्रिया को चलाते थे, वो हमेशा कहते थे लोगों को आपस में समझा के कि विवाद से कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका धन खर्च होगा, पेशी में जाओगे, वकील के घर जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो ये सब काम में ना उलझ के पुलिस के पास जाओगे, आप करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने हर एक भाषण में हर एक गांव के लोगों के बीच में यही चीज कहता हूं, गांव सुख शांति के केंद्र बने। उनकी आपस की अमन चैन की बात बड़े बुजुर्गों को या पढ़े लिखे नौजवानों को, अब पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग भी कई बार लोग नहीं मानते, लेकिन नौजवान लोग इस चीज को समझने लगे हैं कि विवाद से कुछ नहीं होगा, केवल समस्या मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शक जो हमारे देश दुनिया से जुड़े हैं, अभी इसके माध्यम से हम देख रहे हैं 1640 लोग हमको जुड़े दिख रहे हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, उन सब दर्शकों से भी मैं कह रहा हूं कि कृपा करके आप भी अपने अपने गांव में, घर में, परिवार में कोशिश करिए कि विश्वास से हम चले। आपने कहा विश्वासम फलदायकम, हम विवाद की तरफ जाए ही ना तो हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। आज की हमारी परिचर्चा का विषय गोस्वामी जी आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और मैं कह सकता हूं कि नई भारतीय न्याय संहिता भारतीयों को सुलभ न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगी। सरकार ने अभी केवल 3 कानून ही संशोधित किए,
और जैसा आप बता रहे 3 में ही 111 धाराएं कम हो गई। तो ये बहुत बड़ा जो है सुधार है। हम कह सकते हैं कि न्यायिक सुधार में एक बड़ी क्रांति है, जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के रूप में सरकार ने लागू की। आपने अपना विषय बताया। हमारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपने अपने प्रथम वक्तव्य में ही पूरे कर दिए। मैं देख रहा हूं लगभग 56-57 प्रश्न हमारे दर्शकों ने पूरे देश से किए हैं। आज केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। एक दर्शक तो हमारे दुबई में भी घूमने गए हैं गर्मियों में छुट्टी, वो भी अपने मोबाइल पर जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा साधन है जिसका पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास भरपूर उपयोग करता है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में आदरणीय गोस्वामी जी जैसे, आदरणीय त्रेहान साहब जैसे, आदरणीय अन्य संदीप मित्तल जैसे लोगों से जो साइबर ठगी जैसी चीजें हो रही हैं, उन पे भी हम अगली पर चर्चाएं आयोजित करेंगे। आज आपने इतनी व्यस्तता के समय दिया। हमारे भी वो दर्शक जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध भी करता हूं कि गोस्वामी जी जैसे सरल, सहज अधिवक्ता जिन्होंने 36 वर्षों के अपने वकालत के पेशे काल में दिए हैं, उससे अनेक गरीबों को मदद मिली है। मैं स्वयं उनके पास ऐसे दीनहीन दुखी लोगों को भेजता हूं, वो उनकी सच्चे मन से मदद करते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान गोस्वामी जी को दीर्घायु दे, स्वस्थ रहे। पार्टी के काम में तो है ही वो, लेकिन वो लोगों के बीच में एक सरल विश्वास करते हैं। और मैं कहता हूं कि अभी जो बार एसोसिएशन में, दिल्ली बार में नए नए लोगों को, बार काउंसिल में नए नए लोगों को जो इनरोलमेंट कर रहे हैं, वो उनकी गति जारी रहे। आज इतने अधिक लॉ कॉलेज हो गए हैं, नए नए बच्चे निकल रहे हैं। ये बात सही है कि कानूनों की जटिलता में लोगों को वकीलों के पास जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन हमारी मुहिम जारी रहेगी कि हम विवाद को विश्वास से समाप्त करेंगे। और हमारी आज की चर्चा का मुझे लगता है यह विषय पर्याप्त हो गया। संकल्प, कभी और भी कुछ इसमें चर्चा एक लायक बात जरूर कहूंगा कि जी संकल्प ने यहाँ वकालत करने के बाद लंदन से जी वकालत की। और मैं इस बात जी की आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संकल्प को मैंने जब इनरोल किया था बार काउंसिल दिल्ली में, जी तो एक मौका दिया जी था कि भाई अपनी बात कहो। तो मैंने तो बहुत छोटे बच्चे के रूप में देखा, लेकिन जिस दिन इसने वहां अपनी स्पीच दी, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले तो गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास जिस तरीके से, जिस गति से, जिस स्पीड से हर कार्य समाज का, देश का कर रहा है, बढ़ता रहे। उसके लिए तन मन धन से हम आपके लिए समर्पित हैं। और आज जो गणेश प्रसाद मिश्र सेवा संस्थान ने जो कार्यक्रम किया है, उसमें जिस तरीके से आज आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आप खुद मृदुभाषी हैं, कार्यशील व्यक्ति हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, जो संकल्प के जो बड़े भाई हैं, जो बड़े मित्र हैं, शशांक गोस्वामी, प्रतीक गोस्वामी, साहिल गिरी, नैन्सी, ये सब लोग इस चर्चा में साथ बैठे हैं और सभी लोग मेरे साथ हैं। सबने आज बहुत पूरे दिन मेहनत करके मुझे बहुत कुछ मटेरियल दिया। मैं इसका भी आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं और आप ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी सेमिनार यदि हम और आप मिलकर नेशनल लेवल पर भी करना चाहेंगे, तो पूर्ण सहयोग आपको मेरी तरफ से, दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोस्वामी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं और जो आपके भी टीम के लोग जुड़े हैं उनको बता दीजिए, यह पूरी चर्चा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के यूट्यूब चैनल पे आज रात को अपलोड करेगी। कल के समाचार पत्रों में पूरा आएगा, वह भी मैं अपनी वेबसाइट के माध्यम से जनता तक भी प्रेषित करूंगा और आपके माध्यम से आप भी अपने स्टूडेंट को भेजें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। एक बार फिर से गोस्वामी परिवार की टीम का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतना, धन्यवाद। आ जाइए सब लोग एक बार सामने, तो बहुत अच्छा लगेगा। संकल्प ने पूरी चर्चा आयोजित की टेक्निकली रूप से, इसका भी बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका रहे। थैंक यू प्रतीक ने, शशांक ने और पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, दर्शकों, ऐसी ही चर्चा नए नए विषय पे हम खोजते रहेंगे और हमारे यंग एडवोकेट से मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।